हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलसी। मैं राजीव और आज हम अपने क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पिछली क्लास को वॉच किया होगा, जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब उन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम देखेंगे किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स में यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का आपको क्या दे रखा है? 2.47 दे रखा है। और आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बच्चों? ये आपको दे रखा है 1.51। कितना दे रखा है? 1.51। और आपसे ये कहा गया है हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डायमंड। देन का मतलब कंपैरिजन करना। तो आपसे ये कहा गया है कि ग्लास में लाइट की स्पीड इन कंपैरिजन टू डायमंड कितनी है। ठीक है, तो हमने ग्लास में लाइट की स्पीड को Vg से कंसीडर कर लिया कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है? Vg है। और डायमंड में लाइट की स्पीड क्या है? Vd है। ठीक है ना। अब हमसे ये कहा गया है कि ग्लास में लाइट की स्पीड इन कंपैरिजन टू डायमंड कितनी ज़्यादा है। तो हमने ये कहा कि n टाइम्स ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? n टाइम्स। अब ये n है क्या? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ये बताएगा कि कितने टाइम्स ज़्यादा है। अब थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। पिछले क्लास में आपको मैंने ये बताया था कि कौन सी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको बताया था ना कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जिससे वो आ रहा है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ये सारी चीज़ें हमें वो बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कहते हैं। तो ये हमारी वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो हमने इस तरह से लिखा कि ग्लास में लाइट की स्पीड Vg, डायमंड में Vd। और ग्लास में लाइट की स्पीड डायमंड में लाइट की स्पीड की कितने टाइम्स है। उसने कहा है ना क्वेश्चन में कि लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी ज़्यादा है। तो हमने ये कहा n टाइम्स ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? n टाइम्स। हमने ये कहा कि ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो डायमंड के कंपेरिजन में कितनी ज़्यादा है? n टाइम्स। अब ये n क्या है बच्चों? ये आपका n जो है ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Vg अपॉन Vd इक्वल टू n। ठीक है, अब आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। आपने यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। आप कभी भी इस तरीके से मत याद रखिए, रिमेंबर रखिए कि n2 अपॉन n1 या v1 अपॉन v2 इस मीडियम में v1 होता है। अब बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में जो होता है वो कैसा रिलेशन होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना, उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर Vg अपॉन v2 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए जरा, उल्टा रिलेशन है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? ऊपर में न्यूमरेटर में आ जाएगा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, कैसा रिलेशन होता है? देखिए, मैंने सिंपल सी आपको एक बात बताई कि ग्लास में लाइट की स्पीड, ठीक है, हमने कहा Vg है, डायमंड के कंपैरिजन डायमंड में Vd है। अब ग्लास में लाइट की स्पीड Vd के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है? तो हमने ये कहा n टाइम्स ज़्यादा है। ये n क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा, क्योंकि यही तो हमें बताएगा कि किसी पर्टिकुलर मीडियम में दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कितनी स्पीड ज़्यादा है। हमने n लिख दिया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने ऐसे राइट डाउन किया। अब ये कैसे किया? हमें पता है कि स्पीड में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर यहाँ ग्लास का स्पीड है तो यहाँ पे नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? ग्लास का। यहाँ ये डायमंड का स्पीड है तो यहाँ पे ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? डायमंड का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कीजिए Vg अपॉन Vd। ठीक है, Vg अपॉन Vd रहने दीजिए, Nd यानी डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.47 है। और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है? 1.51 है। ठीक है, Vg आपको तो यही बताना है कि कितना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू Vd। ठीक है, आप इसे ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या जैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा था उस तरीके से भी दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि कंपैरिजन का मतलब बच्चों क्या होता है? डिनोमिनेटर में लिखना। जैसे यहाँ पे ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में नोट डाउन किया है इस तरीके से भी यहाँ पे इसे दोबारा ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने, चलिए अब दोबारा हम इसी तरीके से ले आते हैं। हमने डायमंड को इस साइड ले आया कि बिल्कुल दिखे हमें कि ग्लास में जो स्पीड है इन कंपैरिजन टू डायमंड कितने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व आउट कीजिए। 2.47 पॉइंट से पॉइंट तो आपका कैंसिल हो गया बच्चों। 247 और डिवाइड करिएगा 141 से डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम्स में 141, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये बच्चों आपका कैंसिल आउट हो गया 0 और ये आपका पॉइंट आया। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा आपका 6 टाइम में 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 4 5 और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 0 आ जाएगा। उसके बाद अब 3 टाइम्स में लेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है ना, तो ये आपका आएगा बच्चों कितना? 151 था ना बच्चों। 151 से 1 टाइम्स में हो गया था 7 1 6 और 4 में से कैरी गया था 14 5 9। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों।
तो कितना आया 1.63, ठीक है ना। हमें इससे मतलब नहीं कि क्या आ रहा है, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर को फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा क्या है 1.63, यानी ग्लास में जो लाइट की स्पीड है इन कंपैरिजन टू डायमंड कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो 1.63 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। और आपको ऐसे भी समझ लेना चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी बहुत पता है चीज़ें, कि ग्लास एक रेयर मीडियम है, और जो हमारा है ग्लास, मतलब ग्लास और डायमंड का अगर कंपैरिजन करें तो ग्लास हमारा रेयर हो जाएगा और डायमंड क्या हो जाएगा, हमारा डेंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि हाँ अब स्पीड तो इसमें ज़्यादा होगी, तो आपको ये पता रहना चाहिए था कि हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है। अगर यही क्वेश्चन आपके CUET में आ गया तो आपको इतना थोड़ी ना बैठ कर सॉल्व करना है, आपको बच्चों बस ये वैल्यू देखनी है 2.47, 1.51, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही दोनों मिलकर हमें ये बता देंगे कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डायमंड। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए आप खुद सोचिए, अगर आपको ज़्यादा वैल्यू लानी है तो आप बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कम वैल्यू लानी होती तो आपको पता है कि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि ग्लास में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वैल्यू कब आएगी, जब आपको न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब ये न्यूमरेटर बड़ा था, ये डिनोमिनेटर छोटा था, इससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब सी। इस स्लैब सी का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है बच्चों। और इफ रे EF, एक कंडीशन हमें दी हुई है कि इफ रे EF इज पैरेलल टू रे AB, और ये जो EF जो रे है जो यहाँ से इमर्ज हो रही है यानी बाहर निकल रही है, वो इस इंसिडेंट रे के, जब स्लैब पे कोई रे आई स्टार्टिंग में तो ये इंसिडेंट रे, और यहाँ पर ये स्लैब में जो निकल रही है ये हमारा हो गया इमर्जेंट रे यानी इमर्ज रे, ठीक है। तो ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इस स्लैब सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा मीडियम है, मतलब एक ये मीडियम हो गया, पहले ये स्लैब कोई मीडियम होगा, फिर यहाँ पे स्लैब है, फिर यहाँ पे स्लैब है, तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जा रहा है, और आपको पता क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करिए। किसको अप्लाई करिए, स्नेल्स लॉ। अब आप लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, पहले बताइए स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि स्नेल्स लॉ किस तरह से लिखते हैं, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, N2 अपॉन N1, क्या लिखते हैं, N2 अपॉन N1, यानी जिस मीडियम से लाइट आ रही है उस मीडियम को तो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। आपको ध्यान होगा भाई, हमने क्या बताया था, हमने ये देखा था साइन, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू उसे 1 and 2 लिख सकते हैं, या मैंने बताया था V1 अपॉन V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर इसे ऐसे लिखा हमने N2 अपॉन N1। अब N1 क्या है, जहाँ से लाइट आ रही है, और N2 क्या है, जहाँ लाइट जा रही है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो पहले इस स्लैब के लिए, इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए, फिर इस पॉइंट के लिए, तीनों जगह हम लोग इस रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को, स्नेल्स लॉ जो है इसे अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, पहले फॉर स्लैब्स A के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा डायग्राम और मैं बनाना चाहूँगा इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए आपके 1 हो गया स्लैब, यहाँ पर आया रे, ठीक है, एंगल कितना बनाया I। अब इसको जाना मान लीजिए ऐसा चाहिए था, ये इस तरह से चला गया, ये एंगल कितना हो गया, R हो गया। फिर हमने यहाँ बनाया, अब ये R है तो ये भी क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देखिए थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देते हैं। ये आपने बना लिया स्लैब, ठीक है। अब देखिए ये रे आई, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना बना I। अब इसको जाना कैसे चाहिए था बच्चों, इस तरीके से जाना चाहिए था, ये मान लीजिए इस तरीके से चला गया, तो एंगल कितना बना, R बना। अब हमने यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये R, तो ये भी बच्चों कितना होगा, R1 होगा, इसे R1 कह दिया, इसे भी R1 कहा। क्यों, ये दोनों नॉर्मल आपस में क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों तो आपस में पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे और ये इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह बिहेव करेगा, तो ये दोनों कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, और आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये R1, अब इसको जाना इस तरीके से चाहिए था, ये इस तरीके से चला गया, ये आपका स्लैब A हो गया, ठीक है, ये स्लैब अभी B है हमारा। अब ये R1, तो यहाँ पर फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये भी कितना होगा बच्चों, R1 ही होगा, R1, सॉरी ये R1, तो ये हमारा ये R1 था, ये R1, इसको हमने R2 कहा, ठीक है, ये R2, तो ये भी R2। क्यों, ये दोनों रे फिर से क्या है, पैरेलल है, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हमने स्लैब C बनाया, अब यहाँ पर इसको मान लीजिए इस तरीके से जाना चाहिए, ये इस तरीके से चला गया, ये हमारा क्या है, R3 है, क्या है, R3, यानी ये लास्ट वाला स्लैब, यानी लास्ट वाले स्लैब में किस एंगल पर, किस रिफ्रैक्टेड एंगल पर रे बाहर निकला, इमर्ज हुआ, तो R3 एंगल पे। कितने एंगल पे, R3। तो आप बस हमें इस पॉइंट पर एक बार हमें अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ को, एक बार इस पॉइंट पे अप्लाई करना और एक बार इस पॉइंट पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। यानी एक बार हमें ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, इसे पॉइंट Q कह दिया और इसे मैंने R कह दिया, तो इन तीनों पॉइंट्सों पे हमें स्नेल्स लॉ को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, और इस मीडियम का
ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर जब कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एयर मानेंगे। तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कह दिया 1 कह दिया। ठीक है भाई, ऊपर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो वो 1 होता है। आप लोगों को पता है तो हमने 1 कंसीडर किया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, पहले पी पॉइंट पे, एट पी पर आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई कीजिए, साइन आई और साइन R1। ठीक है, साइन R1। अब लाइट रे जहाँ से आ रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे, यानी यहाँ से आ रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और जहाँ जा रहा है इस मीडियम में जा रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 1.45 है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, यहाँ का 1.55 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है, एन ही कह देते हैं। ठीक है ना, एन हमने यहाँ पे कह दी, हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस मीडियम में जा रहा है उसको तो ऊपर लिखेंगे यानी 1.45, और जहाँ से आ रहा है इस मीडियम से आ रहा है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। ये क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका, फर्स्ट बन गया। अब इसी तरीके से आप अप्लाई कीजिए एट क्यू पर, कहाँ पर, क्यू पर। देखिए साइन R1 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन R2। अब यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो साइन R1, भाई इंसिडेंस, भाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया R2। तो साइन R1 अपॉन R2। लाइट आ कहाँ से रहा है, तो इस मीडियम से आ रहा है और इस मीडियम में जा रहा है, तो जिस मीडियम से आ रहा है उसे नीचे, और जिस मीडियम में जा रहा है उसे ऊपर। ये चीज़ें इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये चीज़ें ध्यान रखिए कि N2 का मतलब होता है जहाँ से जिस मीडियम में लाइट जा रहा है, और N1 का मतलब जहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, ये इस मीडियम से आ रहा है तो 1.45 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ जा रहा है, इस मीडियम में जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप अप्लाई कीजिए R पर, तो एट R पर अप्लाई कीजिएगा तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन R2, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन R3। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा, इस मीडियम में जा रहा है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे, आ किस रहा है, इस मीडियम से, तो 1.55। इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशनों को देखिए कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, हमें दिख रहा है कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो इस न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर से, सॉरी इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, यानी हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे देखिए साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, साइन R1 मल्टीप्लाई साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई ये वाला टर्म साइन R2 अपॉन साइन R3। ये तीनों टर्म हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किए। देखिए ये तीनों वैल्यू को मैंने लिख दिया इक्वल टू ये आएगा 1.45 मल्टीप्लाई 1.55 अपॉन 1.45 मल्टीप्लाई n अपॉन 1.55, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब जरा देखिए साइन R1 से साइन R1 कैंसिल, साइन R2 से साइन R2 कैंसिल, क्या बचा आपका साइन I बचा, और नीचे क्या बचा, साइन R3 बचा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से अगर आप देखें तो 1.45 से 1.45 कैंसिल, और 1.55 से 1.55 भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा आपका n बचा। हमने सिंपली क्या किया, तीनों पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया है, फिर तीनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये तो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इधर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन I1 और साइन R3 बचा यहाँ पे, और इस साइड में सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा, n बचा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई, हमें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि EF जो रे है वो पैरेलल है किसके, AB के। जब दो रे जहाँ से इंसिडेंट कर रहा है लाइट और जहाँ से इमर्ज हो रहा है, अगर वो दोनों रे आपस में पैरेलल होती है तो यहाँ वाला बना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और यहाँ जो बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, यानी थर्ड स्लैब में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्या मैंने बताया कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो कभी भी अगर इमर्जेंट रे के पैरेलल है, यानी EF के पैरेलल है, तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो हमेशा इक्वल होगा, जो फाइनल तुम्हारा स्लैब है उस स्लैब के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे हमें इस तरीके से बस लिखना है कि कंडीशन हमें दी है बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज AB, ये AB जो रे है वो पैरेलल है किसके, EF के। यहाँ पे AB कह दीजिए इसे, ये AB रे था और ये कौन सा रे था, EF था। ये आपस में पैरेलल है, देयरफॉर I किसके इक्वल होगा, R3 के इक्वल होगा बच्चों। किसके इक्वल होगा, ये एंगल I R3 का। और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा कि अगर ये दोनों रे पैरेलल है,
अगर ये दोनों रे पैरेलल है तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल आता है? आप पहले खुद करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बताऊंगा आपको डायग्राम बना के, ठीक है। तो I R3 के इक्वल होगा, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी साइन आई, और यहाँ पे भी साइन आई लिख दीजिए, तो साइन आई, ठीक है, और इक्वल टू n, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आई 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड स्लैब का कितना आया 1 आया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा बच्चों, हमें 3 स्लैब दे रखे थे और ये कंडीशन दे रखी थी कि जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल है। हमने तीनों पॉइंट पे, तीनों सरफेसेस पर जो इंटरफेस था, ये इसे इंटरफेस कहेंगे, जब जहाँ दो मीडियम आपस में मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आता है तो वो जो लेयर होती है उसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने, इस इंटरफेस पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, सेकंड पर, थर्ड पे। बस अप्लाई करते समय ये ध्यान दीजिए कि N2/N1 क्या, N2 उस मीडियम का जिसमें लाइट एंटर करिए, N1 जहां से आ रही है, ठीक है। अप्लाई किया, तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई की, सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, साइन आई और साइन R3 बचा, इधर भी सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, N बचा। अब कंडीशन दी हुई थी कि AB/EF के पैरेलल, जब भी AB/EF के पैरेलल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे, हमने रखा, कैंसिल आउट होकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1 आया। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। आपको एक प्रिज्म दिख रहा है, कैसा प्रिज्म है, आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस प्रिज्म में बच्चों क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। कैसा है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। अब राइट एंगल है तो 90 डिग्री, आइसोसेलेस भी ट्रायंगल है साथ ही साथ, तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। इतनी चीज़ आपको पता है, ठीक है। इज फाउंड टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड। एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो बायो के स्टूडेंट है उनको थोड़ी दिक्कत होगी अगर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म रहता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल की वजह से एक एंगल तो आपको पता ही है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस अगर कहते हैं तो बाकी के जो अदर दो एंगल्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री होंगे। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे कहा गया कि एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट नॉर्मली इस पे गिरता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, रिफ्रैक्शन जो है कहाँ पर नहीं होता है, रिफ्रैक्शन दो कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है। when refraction not happen, when does refraction not happen, ठीक है। हमें रिफ्रैक्शन कब नहीं मिलता है या कब होता नहीं है, when does refraction not happen, कब रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, देखिए दो कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अगर कभी भी किसी सरफेस पे रे परपेंडिकुलर आके गिरता है, यानी नॉर्मली अगर गिरता है, परपेंडिकुलर रे नॉर्मली गिरता है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो आपका कैसे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, अगर आपका दोनों मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम है, जैसे ये मीडियम एयर है और ये मीडियम भी एयर है, ठीक है, तो दोनों तो सेम मीडियम है तो भी रिफ्रैक्शन ही, क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के लिए दोनों मीडियम का अलग अलग होना जरूरी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ध्यान रखिए, रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, एक रिफ्रैक्शन तब नहीं होगा जब कोई रे नॉर्मली गिरेगी सरफेस पे, यानी परपेंडिकुलर गिरेगी, और दूसरा जब दोनों मीडियम अगर होमोलोगस है यानी सेम है तो भी रिफ्रैक्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कंडीशंस को आगे, और ये बात भी आपको पता चल गई होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री और आइसोसेलेस है तो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्वेश्चन को आगे हम रीड करते हैं। ये कहा गया कि नॉर्मली आगे गिरा, इज फाउंड टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड, और आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा है क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए पहले नॉर्मली गिरा, नॉर्मली गिरेगा तो रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, सीधे चला गया। जब यहाँ पे गया तो यहाँ से टोटली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यानी ये ग्लास था, ग्लास प्रिज्म था, इसको बाहर चला जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, बाहर जाना चाहिए था, लेकिन बाहर ना जाते हुए इसी ग्लास में वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, टोटली रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म के मटेरियल का जो मिनिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव, इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो मटेरियल है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक ही चीज इसमें दिख रही है, क्या दिख रहा है कि रे जो है वो टोटली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR हो रहा है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। किससे, क्रिटिकल एंगल से, यानी IC से क्या हो जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब जरा देखिए, हमें तो पहुंचना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक। कैसे पहुंचे? मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन आई हो गया, और इधर भी मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन आई सी हो गया। दोनों तरफ इस तरीके से कर सकते हैं। अब जरा देखिए साइन आई, ठीक है, साइन आई सी, साइन आई सी को यानी क्रिटिकल एंगल। अब जब क्रिटिकल एंगल के साथ साइन है तो इसका एक रिलेशन होता है, हमने पढ़ रखा है क्या, साइन आई सी इक्वल टू 1/n, इस तरह से पढ़ रखा है। या हमने ये भी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू, मैंने आपको बेसिकली ये बताया था इस तरीके से, तो मैंने उल्टा करके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n इक्वल टू 1/sin c पढ़ा है आई सी, और ये n किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट क्रिटिकल एंगल बना रही है। जिसमें लाइट क्या हो रही है, क्रिटिकल एंगल, ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां जिस मीडियम में लाइट जो है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ की बात नहीं हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। जब ये लाइट बाहर निकली तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आ रही है, इस मीडियम से आ रही है। तो इस मीडियम से लाइट आ रही है, या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ वो क्रिटिकल एंगल बना रही है, ठीक है। आपने ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे साइन आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हमने दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई किया, हमें एक क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन पता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जहां से लाइट आ रही होती है। अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन को नहीं देखना है, इधर का तो काम हो गया, हमें इस पोर्शन को देखना है कि इस मीडियम में लाइट बाहर निकल रही है, और आ किस मीडियम से रही है, ग्लास से आ रही है। तो हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का। इसे आप एनजी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इस एंगल की। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, जितने एंगल पे ये जाके यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना। अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई, और देखिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, जो सरफेस होता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। आप कभी यहीं पे इस तरीके से, जैसे यहाँ तो आपको खींचना है तो आप ऐसे बंद डायरेक्ट खींच देंगे, वर्टिकल लाइन यहाँ भी खींच देंगे। यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ऐसे मत खींचिएगा, सरफेस के हमेशा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पता करने के लिए, ये आई की वैल्यू पता करने के लिए, ये हमारा आई था स्टार्टिंग का, और ये हमारा क्या था, आर था, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू को पता करने के लिए कि ये आई है कितना, ये आई है कितना, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, जिस सरफेस को लाइट इंटरसेक्ट करते हुए आती है, ठीक है, इस सरफेस को लाइट काटते हुए आ रही थी, और जिस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, इस सरफेस को काटते हुए और इस सरफेस पे स्ट्राइक करे, इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल जितना होगा उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो कितना बनेगा, 45 बनेगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 45 है। फिर से समझिए, जिस सरफेस को काटते हुए लाइट आ रही है और जिस सरफेस पे जाके लाइट स्ट्राइक कर रही है, उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल, इस सरफेस को काटते हुए इस सरफेस पे जाके स्ट्राइक है, इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल 45 है। कितना है, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ भी कितना बनेगा, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगा, 45। अब रिफ्लेक्ट हो गया ना, अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो मैं आगे का भी बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, रिफ्लेक्ट हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा बच्चों, 45 होगा, इसलिए इस तरह से ही मुड़ के गया था। क्लियर है। बाकी आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जहाँ पे आपको लाइट दिया रहेगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि इतने डिग्री पे स्ट्राइक हुआ, ये जो भी हुआ, इस तरीके के आपके ग्राफ भी खुद भी ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे साइन आई कितना है, 45 है, तो हमने ये लिखा साइन 45 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/ng, ठीक है, ng लिख दिया। अब यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ग्रेटर देन 1/ng, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ng इधर आ गया ग्रेटर देन √2, ठीक है। ng की वैल्यू √2 से ग्रेटर है, मिनिमम कितनी होगी, अगर मैं कहूँ कि कोई वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू से इतनी ग्रेटर, तो मिनिमम तो उसके इक्वल होगी, मिनिमम उससे इक्वल होगी, कम से कम मिनिमम की बात, ग्रेटर इससे ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना होगा, कम से कम √2 के तो बराबर हो गए। तो यहाँ पे हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कैसी वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू को आप किसके इक्वल लिखेंगे, √2 के। ध्यान रखिए ये वैल्यू √2 से ग्रेटर है, अब ग्रेटर कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता √2 से ग्रेटर है कितने, लेकिन मिनिमम कितना होगा, मिनिमम स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी, तो √2 से स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि √2 से नीचे नहीं जाएगा, √2 से ग्रेटर है। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया, तो यहीं पे आप लोग गलती करेंगे, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो आप इतने पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, मिनिमम का मतलब √2 के इक्वल। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, √2 होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपने 2-3 बातें जानी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो 45-45 इस तरीके से आपके एंगल होंगे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आई ग्रेटर देन आई सी, ये आपने पढ़ाई है। आपको बस इतना यहाँ पे मेन चीज जो आपने समझी है वो ये समझिए कि जिस
सरफेस को काट के वो आए और जिस सरफेस पे स्ट्राइक करे, ठीक है ना, उन दोनों सरफेस के बीच का एंगल जितना होता है उतना ही एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है, यानी कितना होगा 45। अब यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर जाएगा, 45 पे आया 45 पे जाएगा, तो इस तरह से चला गया। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए बच्चों, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ग्लास, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दे रखा है, और इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस, एक ग्लास एयर इंटरफेस पे स्ट्राइक करता है। इंटरफेस वही जहाँ दोनों मीडियम मिल रहे होंगे, जहाँ दोनों का सरफेस कॉमन सरफेस होगा, और क्रिटिकल एंगल पे मिल रहा है। कितने पर? क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होता है। जो इंसिडेंट हो रहा है ना वो क्रिटिकल एंगल पे, यानी सी या थीटा सी आप लिख सकते हैं। इफ अ थिन लेयर ऑफ वाटर, अगर वाटर की एक पतली सी लेयर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इज नाउ पावर्ड ऑन ग्लास एयर इंटरफेस, अगर उसे ग्लास एयर इंटरफेस के ऊपर डाल दिया जाए, एक थिन लेयर को, वाटर की थिन लेयर को, तो द एंगल एट विच द रे इमर्ज इनटू एयर एट द वाटर एयर इन सरफेस, ठीक है ना। तो अगर उसे डाल दिया जाए, वो वाटर की पतली सी लेयर को, थिन लेयर को डाल दिया जाए, तो वाटर एयर सरफेस से जो एंगल निकलेगा, यानी जो सबसे बाहर जो रे निकलेगा सबसे बाहर वाली लेयर में, वो कितने डिग्री पर इमर्ज होगा, नहीं कितने डिग्री पर बाहर निकलेगा, हमसे ये पूछा गया। देखिए लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, इज नाउ पावर्ड ऑन ग्लास एयर इंटरफेस द एंगल, वो एंगल बताइए एट विच द रे इमर्ज, वो एंगल बताइए जिसको बनाते हुए रे क्या होगा, इमर्ज होगा, नहीं बाहर निकलेगा, इनटू एयर, हवा में, एट द वाटर एयर सरफेस, वाटर एयर सरफेस में, ठीक है। अब इसका छोटा सा एक डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में इस तरह से कहा गया था कि ये ग्लास है, ये ग्लास, ठीक है। तो इस ग्लास का आपको, ये ग्लास है आपका, क्या है, ग्लास, और इसके ऊपर एक वाटर की लेयर डाल दी गई। क्या डाल दी गई? वाटर की लेयर। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये ग्लास है हमारा, और ये क्या है आपका, वाटर है, और ये आपका क्या है, एयर है, ठीक है। अब लाइट आ कहाँ से रही है? लाइट यहाँ से आ रही है, ग्लास से। तो पहले ग्लास से वाटर पर स्ट्राइक किया, ठीक है, कितने डिग्री पर? बोला रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस एट क्रिटिकल एंगल। ये कहा जा रहा है कि वो क्रिटिकल एंगल पे ग्लास एयर, अब आप कहेंगे यहाँ तो एयर है नहीं, तो उसने आगे ये भी तो कहा गया है कि उसके ऊपर अब क्या डाल दिया गया, एक वाटर डाल दिया गया। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हो रहा है वो किस पर इंसिडेंट हो रहा है? क्रिटिकल एंगल पे। किस पे हो रहा है? क्रिटिकल एंगल पे। देखिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास, ग्लास में ट्रैवल कर रहा था, और स्ट्राइक किससे कर रहा था? ग्लास एयर इंटरफेस पे। अगर क्रिटिकल एंगल पे, अगर उस पर एक थिन लेयर डाल दिया जाए तो वो कितने डिग्री पे इमर्ज होगा, यानी पहले भी इस पर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रहा था, और अब भी जब हमने वाटर को डाल दिया गया तो अभी भी किस पर जो इंसिडेंट कर रहा है, ये कितने डिग्री पर इंसिडेंट कर रहा है? तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। तो लेकिन अब कंडीशन कर दी गई कि अब वाटर को डाल दिया गया, और अब अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया जाए तो इमर्ज कितने डिग्री पे होगा, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ वहां तो एयर कहा गया, यहाँ वाटर लिया गया। पहले भी वो एयर के लिए कह रहा था, पहले वो उसने एयर के लिए कहा कि अगर ग्लास एयर इंटरफेस है, क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अब अगर वहां एयर की जगह वाटर को डाल दिया जाए और क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाया जाए, दोबारा क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाया जाए, तो इमर्ज कितने डिग्री पर होगा, ठीक है, ये कह रहा है वो। अब यहाँ पे जरा देखिए, लाइट को जाना है, मान लीजिए इस तरह से चाहिए था, ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पर ये हमने बनाया, इस तरह से जाना चाहिए था, ये चला गया, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, और ये हमने कहा आर, ठीक है। और ये आई किसके इक्वल है? क्रिटिकल एंगल, जिसे हमने सी कह दिया, और ये आर हमने कहा, ये आर तो ये भी आर होगा, और ये बाहर निकला हमारा, ठीक है, हमने ये कह दिया, मान लीजिए R1 कह दिया, ये R1 पे इमर्ज हो गया। तो हमें इस R1 की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, 2 पॉइंट है हमारे पास, जैसे अभी इस हमने क्वेश्चन में किया था, 3 पॉइंटों पर हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया था, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट P और ये पॉइंट आपका Q है, तो इन दोनों पॉइंटों पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। तो एट P स्नेल्स लॉ को अप्लाई कीजिए। इस मीडियम से आ रहा है, पहले तो साइन आई, ठीक है, या आप ऐसे भी, ध्यान है ना आपको, मैंने इस तरह से बताया था n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस मीडियम से आ रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी Ng, और क्या लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर एक तरीके से नहीं हो रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। n2/n1, बस इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो Ng इस मीडियम का, ठीक है, या आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से करिए, आपकी मर्जी है। अभी मैं इस तरीके से ही कर रहा हूँ, Ng इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन आई का मतलब यहाँ कितने डिग्री पर, तो C पर, तो साइन C लिख दिया, इक्वल टू इस मीडियम में जा रहा है तो n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे साइन R, ठीक है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे साइन R आप क्यों ले रहे हो, आप इसे 90 डिग्री ले लो,
क्योंकि जब भी क्रिटिकल एंगल पर लाइट स्ट्राइक करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हमने पढ़ रखा है, मैंने ही पढ़ा है आपको, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने कंडीशन भी तो लिखवाई थी बच्चों। कंडीशन ये थी कि लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए वाटर के कंपैरिजन में ग्लास तो रेयर हो गया और ये क्या हो गया, डेंसर। इस बार क्या डेंसर से एयर में है, नहीं, इस बार है रेयर टू डेंसर है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री नहीं होगी। 90 डिग्री तभी होगा, सिर्फ क्रिटिकल एंगल होने से 90 डिग्री नहीं हो जाता। क्रिटिकल एंगल के साथ साथ ये भी कंडीशन जरूरी है कि आपका लाइट डेंसर टू किस में जाना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, या आप इसको ऐसे भी ध्यान रखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर करके, यानी साइन सी इस मीडियम का और इसमें जा रहा है तो साइन आर इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते थे, जिस मीडियम में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर यानी एन डब्ल्यू अपॉन, और जिस मीडियम से आ रहा है यानी एन जी। बात वही होगी। देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा था, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ठीक है। एक बार पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आगे, यहाँ तक आपने कर लिया। अब जरा ध्यान से, तो मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पर आपको आर 90 डिग्री नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर रेयर टू डेंसर टू रेयर नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री तब होता है जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब साइन सी का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी रिलेशन पढ़ा था। देखिए कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। तो साइन सी का आप रिलेशन जानते हैं कि साइन सी एन इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन सी होता है। और ये एन किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से लाइट आ रही है। जहां से लाइट आ रही है, ये जिस मीडियम में लाइट ने क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट किया, जिस मीडियम में लाइट ने क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस किया। तो यहाँ साइन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी को इधर ले आए तो 1 अपॉन एन। अब ये एन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है, या जिस मीडियम में लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो किस मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है, ग्लास वाले मीडियम में जो है लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यूज किया, ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का, तो एन जी। तो यहाँ पे साइन सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन जी, और साइन सी की जगह हमने क्या लिखा, 1 अपॉन एन जी लिखा। ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखिए। देखिए साइन सी था, ये रिलेशन हम जानते हैं, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है। लाइट इस मीडियम से आ रही है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है। क्लियर, इक्वल टू एन डब्ल्यू और क्या, साइन आर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एक आपको रिलेशन मिला कि एन डब्ल्यू साइन आर इक्वल टू कितना मिला, 1। ये वैल्यू तो 1 हो गई तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए एट क्यू पर। कहाँ पर, क्यू पर। अगर आप क्यू पर अप्लाई करेंगे तो कितने डिग्री, अब यहाँ पे अप्लाई कीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ऐसे लिखा था ना, n1 साइन आई n2 साइन आर। तो इस मीडियम का अब यहाँ से चल रहे हैं तो n1 यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nw और साइन आई। अब इस मीडियम के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एन डब्ल्यू साइन आर इक्वल टू n2 यानी इस मीडियम में जा रहा है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बच्चों, 1 होगा। थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। इस मीडियम से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, तो इस मीडियम का पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू, ठीक है, और इस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम में कितना हो गया, आर हो गया, साइन आर। फिर इस मीडियम में जा रहा है, एयर वाले मीडियम में, तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है, और कितने डिग्री पे इमर्ज हो रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस पे इमर्ज हो रहा है तो R1 पे इमर्ज हो रहा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन R1। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए एन डब्ल्यू साइन आर, ठीक है, एन डब्ल्यू साइन आर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि एन डब्ल्यू साइन आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एन डब्ल्यू साइन आर की जगह हमने कितना पुट किया, 1 इक्वल टू साइन R1, ठीक है। अब यहाँ पर साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन R1, ठीक है। यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो R1 कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी जो इमर्जेंट एंगल था या जिसे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं वो कितने डिग्री आया, 90 डिग्री आया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे छोटी छोटी आपको एक P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ का अप्लाई करना था, एक आपको Q पॉइंट पे जो है स्नेल्स लॉ का अप्लाई करना था। और ये फॉर्मूला देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में भी यूज हुआ, थर्ड क्वेश्चन में भी, प्रिज्म के क्वेश्चन में भी यूज हुआ और फोर्थ क्वेश्चन में भी यूज हुआ। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये उस मीडियम का होता है जिस मीडियम से लाइट आ रही है, या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करती है, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। आप लोग इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे बनाए रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए, कुछ ही क्वेश्चंस जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे उस पर अब कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।